आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का खास प्रोग्राम यंग आइकन और मैं हूं आपके साथ गुलिशा। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, इनकी उम्र तो बहुत कम है लेकिन तजुर्बा ज़्यादा है। कॉलेज में एबीवीपी के कार्यकर्ता के तौर पे इन्होंने काम किया है। अभी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं और साथ ही बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन सिद्धार्थ यादव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि उम्र तो कम है और जैसे मैंने जिक्र किया है और तजुर्बा ज़्यादा है, और सबसे पहले यही जानेंगे कि आखिर आपकी राजनीति जर्नी जो है वो कैसे शुरू हुई? देखिए, राजनीतिक जर्नी तो मैं मानता हूँ कि काफ़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरुआत होके हुई। मेरी शुरुआत एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के तौर पर हुई और स्टूडेंट एक्टिविस्ट के तौर पे रहते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ 1 दशक तक दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने काम किया। मैं प्रदेश मंत्री रहा, राष्ट्रीय मीडिया संयोजक रहा। छात्रों के मुद्दों को उठाना, छात्रों के हक की लड़ाई लड़ना, छात्रों के लिए छात्र हितैषी फैसले करवाना, ऐसे सभी विषयों को लेकर के 1 दशक तक मुझे विद्यार्थी परिषद में बहुत अच्छा एक अनुभव लेने का अवसर मिला और तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी में एक स्पोक्सपर्सन के नाते मैंने शुरुआत करी। पर मैं मानता हूँ कि वो भी राजनीति की शुरुआत नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस भाव के साथ काम करती है, वो भाव सेवा का भाव है। और जहाँ सेवा का भाव हो, जहाँ पर भाव ऐसा हो कि आपको राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, देश के नागरिकों की सेवा करनी हो, तो वहाँ राजनीति से बड़ी राष्ट्र नीति होती है और राष्ट्र नीति को लेकर के ही मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। आप हरियाणा के रिवाड़ी के पास से आते हैं और दिल्ली में आप पढ़ाई के लिए आए थे। और वैसे भी अगर बात करें आपके पेरेंट्स की, तो आपके पिताजी आर्मी में रहे थे और आपकी माताजी टीचर रहीं, लेकिन आपने ये फील्ड ही क्यों चुनी? देखिए, मैं मानता हूँ कई बार मुकद्दर आपको लेके जाता है कई जगह। मैं एक डिफेंस बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरा पूरा ही परिवार डिफेंस में है। सिर्फ मेरे पिताजी नहीं बल्कि मेरे दादाजी, लगभग 30 से ऊपर लोग मेरे परिवार में सेना में आज भी अलग अलग दायित्व पे होंगे। मेरे चाचा जी, मामा जी, सब लोग हमारे एरिया में वैसे भी थोड़ा सेना में जाने का और सेना में सर्व करने का एक क्रेज़ ज़्यादा है। और जिस अहिरवाल क्षेत्र से मैं आता हूँ, उसने अनेक सैनिक हमारे देश में दिए हैं। उस बैकग्राउंड से निकल कर के जो भी कोई एक सेना के परिवार का व्यक्ति होता है, उसके मन में एक भाव ज़रूर रहता है कि मैं इस देश के लिए क्या कर सकता हूँ। या तो वो सेना में जाकर करेगा, नहीं तो वो समाज में रहकर करेगा। और मैंने समाज का रास्ता चुना और इस ज़िम्मेदारी को समझते हुए, चूँकि मेरे परिवार ने एक बड़ा बलिदान भी इस देश के लिए दिया, मैंने अपने पिता को कारगिल वॉर में खोया, तो हमेशा मुझे एक ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पे रहती थी। मुझे लगती थी, महसूस होती थी कि उन्होंने इतनी बड़ी शहादत इस देश के लिए दी है, पर मैं इस देश के लिए क्या कर सकता हूँ? और तभी से मैंने प्रण किया था कि जीवन के हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मैं जाऊँगा, जो भी काम मैं करूँगा, नेशन फर्स्ट की पॉलिसी के साथ इस देश के लिए अपने शरीर के कण-कण को लगा करके मैं इस देश के लिए काम आने का काम कर सकूँ। इसी भाव के साथ मैं इस फील्ड में उतरा। जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि आपके परिवार से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आर्मी में हैं और उनके साथ जुड़े रहे हैं, तो आपके ऊपर भी आर्मी पे जाने का प्रेशर कहीं से रहा होगा या कहा होगा कि आप भी आर्मी में जाएँ, लेकिन आप वहाँ ना जाके आपने ये वाली फील्ड चुनी? निश्चित रूप से रहा होगा और ये बड़ा मेरे लिए एक सेंसिटिव विषय भी है, क्योंकि मेरा तो बहुत मन था आर्मी में जाने का। शायद मेरे पास आज भी अगर एक कागज़ सबसे सँभला हुआ रखा हुआ है, तो जो मेरा एनडीए का फॉर्म मैंने भरा था, वो आज भी मेरे पास रखा है। पर चूँकि मैं अकेला बेटा हूँ परिवार में और मैं पिता को एक युद्ध में खो चुका था परिवार, तो कहीं न कहीं मुझे एहसास हुआ कि जब मैंने अपनी इच्छा जताई थी कि शायद परिवार के लोगों को उस समय इच्छा कम थी कि एक और व्यक्ति सेना में जाए, और कुछ जब मिसहैपनिंग या ऐसा भी कुछ हो जाता है, तो हालांकि सेना परिवार बहुत मजबूत मनोबल के होते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं कभी माँ को भी लगता है बेटे के लिए, कभी परिवार को भी लगता है औरों के लिए। और उनकी इच्छा को देखते हुए वो मेरा एडमिट कार्ड आज भी संभला हुआ रखा है, पर मैं एग्ज़ाम देने के लिए नहीं गया। पर मैंने सोच लिया था कि भले ही मैं एनडीए में नहीं जा रहा, भले ही मैं सेना में नहीं जा रहा, जीवन के जिस क्षेत्र में रहूँगा
राष्ट्र के लिए एक सैनिक की तरह काम करता रहूँगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो भी लोग आर्मी में होते हैं, जिनके परिवार के लोग आर्मी में होते हैं, तो जहाँ पे एक हिम्मत होती है वहाँ कहीं न कहीं एक थोड़ा डर भी होता है। और ऐसे में जब आप कॉलेज में कार्यकर्ता के तौर पे आपने काम किया है, तो कई सारे मुद्दे होते हैं स्टूडेंट के, उस जिसके ऊपर आपने काम किया, आवाज़ उठाई और उसी जोश के साथ आप आगे बढ़े। तो अब क्या लगता है ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो देश में ज़रूरी हैं, जिनको लेकर काम होना चाहिए? देखिए, अगर युवाओं की खास तौर से बात करी जाए, जब मैं कॉलेज में गया था, जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें खलती थी, वो हमारी पूरी शिक्षा की पद्धति, जिस प्रकार से पढ़ाई की जा रही थी और जो आउटकम निकल के आ रहा था। मैंने वो भारत भी देखा है और ट्रांजिशन होते हुए उस दौर में देखा है, जिस भारत का युवा सपना देखने से भी डरता था। जिस भारत के युवा में इतना क्रेज था फॉरेन में जाने का, बस बाहर जाना है, बस दुनिया बाहर ही है, सब कुछ बाहर जाकर करके आना है। क्योंकि भारत में इन्वेस्टमेंट्स, अपॉर्चुनिटीज, बिजनेसेस ये बहुत कम थे। भारत में कोई मिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर स्टार्टअप बनना यह असंभव काम था। और जब मैं कॉलेज में एंटर किया था, मैं आज भी उस बात को याद करता हूँ। और मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा, और वो एक कॉमर्स का बड़ा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। और वहाँ पे बहुत स्टार्टअप के मन के लोग, कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के मन के लोग बहुत आते हैं। और हम लोग चर्चा किया करते थे कि उस दौर में 2013-14 में 5 स्टार्टअप्स हमारे देश में ऐसे थे जो यूनिकॉर्न्स थे। आज के दौर में जब हम बात कर रहे हैं तो 110 की वो संख्या है। इस भारत ने इस 10 साल में इन चीजों को बदलते हुए देखा है। पर ये गति भारत की पोटेंशियल से बहुत आगे जानी है। ये तो हमने इसको टिप ऑफ द आइसबर्ग को अभी छुआ है। जो देश दुनिया का सबसे युवा देश हो, जिस देश में सबसे ज्यादा युवा पूरी दुनिया में रहते हो, उस देश की ताकत का अनुमान लगाना किसी के लिए भी असंभव है। हमें भारत के युवाओं की एनर्जी को चैनलाइज करके, उनको प्रोडक्टिव कामों में लगा करके भारत से अनुसंधान को निकालना है, बिजनेसेस को निकालना है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को निकालना है, पेटेंट्स को निकालना है, टेक्नोलॉजी को निकालना है। क्या कुछ हम कर सकते हैं, उस सब पोटेंशियल तक हमें पहुंचना है। और मैं मानता हूं कि उसी ओर हम सबको मिलकर के काम करना है। सिद्धार्थ जी, जैसे कि आपने कहा कि पहले के दौर में ऐसा था कि लोग स्टडी यहाँ करते थे लेकिन जॉब के लिए फॉरेन कंट्रीज़ जाते थे, और अब तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी उनके पास है, लेकिन अभी भी ऐसे स्टूडेंट हैं, अभी भी ऐसे युवा हैं जो पढ़ाई यहाँ करते हैं लेकिन फिर भी नौकरी के लिए वो बाहर देशों में जाते हैं। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से जाते हैं। और मैं मानता हूं जाना गलत नहीं है, पर मजबूरी में जाना गलत है। जो लोग जाना चाहते हैं उनको तो भारत सरकार भी बहुत सहूलियत करती है। हमने बहुत जगह ऐसे टाई अप किए, वर्कफोर्स को हम देने का काम कर रहे हैं कई देशों में। ये भारत की ताकत है। भारत के पास ऐसा प्रतिभावान युवा है जो और देशों को जाकर के, अगर हमारे लोग बाहर नहीं जाते तो माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन कैसे भारतीय बनता, पेप्सिको का चेयरमैन कैसे भारतीय बनता, कैसे गूगल का चेयरमैन भारतीय बनता। तो हमारे लोगों को जाना है, वो समस्या नहीं है। पर भारत में कुछ नहीं है इसलिए हमको जाना है, भारत ऑप्शन नहीं है इसलिए हमको जाना है, ये समस्या थी। और आज अनेक लोगों को मैं जानता हूं जो मेरे साथ थे, जो पढ़ा करते थे, जो बाहर गए, वो आज भारत की ओर देख रहे हैं और लौट करके वापस आ रहे हैं। एक साल मुझे भी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़ने का अवसर मिला, और महात्मा गांधी उस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पढ़े। और जो मेरे साथी वहां पे पढ़ते थे भारत के, मैं आपको गर्व से कह सकता हूं कि अधिकतम भारत लौट करके आए। और उनने कहा कि शायद हम 5 साल पहले अगर आए होते तो हम भारत लौट के नहीं जाते। वहां तो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है, वहां तो आपको एक एंट्री है जाकर के विदेश की डेवलप्ड कंट्री में रहने का। पर वो आज सब कुछ छोड़ करके भारत आना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आने वाला दौर ये भारत का दौर है। 21वीं सदी ये भारत की सदी है। जब आपने बीजेपी को ज्वाइन किया, जब आप बीजेपी में शामिल हुए और कई सारी चुनौतियां आपके सामने इस बीच रही होंगी, ऐसे में घर से किस तरह का सपोर्ट मिला आपको? देखिए, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो समाज में या राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है, वो बिना घर के सपोर्ट के कर ही नहीं सकता। ये फील्ड बहुत डिमांडिंग है, बाहर से शायद कम लगती है, पर बहुत चैलेंजिंग है, बहुत डिमांडिंग है, और आपको अथक परिश्रम करना पड़ता है। और मेरे जैसा व्यक्ति जो प्रोफेशनली भी कुछ और करता है, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता हूँ और साथ में मेरे को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने का भी सौभाग्य प्राप्त है, उसके लिए दुगना काम हो जाता है। उसको अपने प्रोफेशन पर, ब्रेड बटर पर, अपनी आमदनी पर भी ख्याल रखना है, और उसको समाज सेवा के लिए भी काम करना है। तो निश्चित रूप से परिवार का बहुत सपोर्ट मुझे भी मिलता है, हमेशा रहता है, और बड़ा अंडरस्टैंडिंग परिवार के सब जनों की रहती है। और जब जब जैसी आवश्यकता होती है, घर वालों की तरह बड़ा सपोर्ट करते हैं।
जैसे कि हम जानते हैं कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट में आप लॉयर हैं, तो दोनों फ़ील्ड को कैसे मैनेज करते हैं? दिल और दिमाग कहीं न कहीं इसमें कन्फ्यूज़ हो जाता होगा कि कहाँ दिल लगाना है और कहाँ दिमाग लगाना है, तो आप दोनों फ़ील्ड को किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, ये तो कहना मेरे लिए अन्याय हो जाएगा कि दिल 2 हैं, पर दिल बँटा हुआ है। वकालत का पेशा भी मेरे लिए बहुत दिल से जुड़ा हुआ पेशा है और मैं उसको बहुत पैशन के साथ करता हूँ। और देश सेवा, राष्ट्र सेवा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के देश के लिए काम करना, ये भी बड़े दिल का विषय है। जिस दिन शायद दिमाग हावी होगा, तो समस्या खड़ी होगी। अभी तो दोनों दिल, एक ही दिल ने दोनों में बँटा हुआ है, तो काम चल रहा है। मतलब बैलेंस अच्छा चल रहा है अभी। बैलेंस चल रहा है, बैलेंस चलाना ही ऑप्शन है। और मैं आपको एक छोटी-सी बात और बता दूँ, भारत का कोई भी युवा, मैं मानता हूं कि 30-35 साल से नीचे, उसको कभी इन चीजों से डरना नहीं चाहिए। समय इसमें अधिक लगेगा, 2 चीजें मैं साथ में मैनेज कैसे करूंगा, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूं कि प्रैक्टिस भी इतनी डिमांड करती है, पॉलिटिक्स भी इतनी डिमांड करती है। हम लोग सोच सकते हैं मैं नौकरी भी करूंगा, पैशन को भी फॉलो करूंगा। ये सब तमाम ख्यालात हमारे मन में होते हैं, कभी नहीं होने चाहिए। ये हमारे लिए समय है कि हम सब कुछ कर सकें। ये हमारे लिए समय है कि हम शरीर को झकझोर के, मेहनत में लग के, जो जो चीज हम चाहते हैं, जिस जिस चीज में हम अत्यधिक परिश्रम कर सकते हैं और हमारी काबिलियत है, हम उसको जाना चाहिए। और उसी फंडे को, फॉर्मूले को मैं भी अप्लाई कर रहा हूं। आपकी दोनों फ़ील्ड ही ऐसी है जिसमें आपको 100% आपको वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी होता है और ऐसे में बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत होती है और इसमें बहुत बिज़ी शेड्यूल भी हो जाता है, ऐसे में थकावट भी हो जाती होगी। और ऐसे में आप फैमिली को किस तरह से टाइम दे पाते हैं? क्योंकि दोनों फ़ील्ड को छोड़ना तो आसान नहीं होता। देखिए गुरिशा जी, मैं कहूंगा आप एक इसी कड़ी में एक प्रश्न और पूछेंगी तो फिर वो जो घाव है वो उस पर आप पहुंच जाएंगी, क्योंकि घाव को आपने छू तो दिया ही है। बहुत कठिन है, निश्चित रूप से बहुत कठिन है। और परिवार के लिए समय निकालना, खुद के लिए समय निकालना भी बहुत कठिन हो जाता है। पर मैं मानता हूं कि यही जीवन का दस्तूर है। आपको ईश्वर ने, आपके आराध्य ने किसी काम के लिए भेजा है, और जिस भी चीज़ के लिए भेजा है, बिना डरे, निसंकोच, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको उसके लिए काम करना चाहिए। रास्ता तो कठिन होता ही है और कई बार मन भी डगमगाता है, और उन सबको भूल करके राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम, ऐसे भाव के साथ काम करना चाहिए। युवाओं के लिए हम बात कर रहे हैं और ऐसे में कई सारे युवा जो हैं वो बहुत कुछ कर दिखाने की हिम्मत रखते हैं, जज्बा रखते हैं, लेकिन वहीं एक तरफ कुछ युवा हैं जो गलत राह पे जा रहे हैं और गलत, जैसे नशे की हम बात करें और नशे की लत में पड़ गए हैं। तो क्या लगता है उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं जब वो किसी एग्ज़ाम में नहीं सक्सेस हो पाते हैं या बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं और अपनी हिम्मत हार जाते हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं मानता हूँ ये जो नशे की बात आपने कही, ये तो एक समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। हम लोगों को, हमारे आसपास जो भी युवा रहे, हम लोग कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वहाँ भी हमने देखते हैं बहुत एरिया ऐसे भी हो चुके हैं जहाँ पर नशे का प्रभाव इतना बढ़ चुका है। हम राजधानी में बैठे हैं, राजधानी में स्वयं नशा बहुत फैल रहा है। ये कुरीति है समाज की, इसके खिलाफ समाज को ही लड़ना पड़ेगा। तो सही राह ले जाना, सही राह दिखाना, सही राह का एहसास कराना, और सही राह पे जो आनंद आता है उसको चखाना, ये समाज का सामूहिक काम है। तो सच्चा दोस्त होता है तो दोस्त को दोस्त के लिए करना चाहिए। कोई अभिभावक होता है तो उसको उसके लिए करना चाहिए, अध्यापक है तो उसको अपने छात्र के लिए करना चाहिए। ये सबके सामूहिक जिम्मेदारी, और निश्चित रूप से जो सरकार की भी जहां भूमिका हो उसको वो भी निभानी चाहिए। रही बात डिप्रेशन की, तो मैं मानता हूं कि वेस्ट में तो ये बीमारी बहुत आ चुकी, भारत में भी धीरे धीरे आ रही है। हमारे लाइफस्टाइल के कारण है, हम लोगों के सोच विचार के कारण है, कई चीज़ों के कारण है। एक बात मन में पक्की ख्याल होनी चाहिए, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको निराश कर सकती है, और कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सकती है। कोई ताकत नहीं है, ना कोई आपको रोक सकता है, ना कोई आपको निराश कर सकता है। ये भाव जब आपके मन में, और जिस भी आराध्य को आप मानते हैं, आप ईश्वर में मान रहे हैं, ईश्वर को मानिए। आप किसी हिंदू देवी देवता में मानते हैं, आप अल्लाह में मानते हैं, आप क्राइस्ट में मानते हैं, आप जिसमें भी मानते हैं, आप उनको मानिए, ताकत उनसे लीजिए, उनको बताइए, उनको मित्र बनाइए, और एक बार उनसे आंखों में आंखें डाल करके बात करिए। वो देखना आपको क्या ताकत का एहसास करेंगे। कोई डिप्रेशन आस पास कहां से आ जाएगा, डिप्रेशन किसका, डिप्रेशन कोई मतलब नहीं है। हम सब उस ऊपर वाले की देन से, एक एक कण, एक एक क्षण उसके कारण चल पा रहे हैं। तो जब उसने इतनी ताकत दी है, तो ना कोई हमको हरा सकता है, ना कोई निराश कर सकता है, ना कोई रोक सकता है। इसलिए डिप्रेशन हमें आसपास भी आने नहीं देना। सिद्धार्थ जी, आपको सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर और जो भी लोग देख रहे होंगे वो भी बहुत खुश होंगे आपको देख के और सुनकर। आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके आइडल कौन है? मुझे स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रेरणा मिलती है, और
स्वामी विवेकानंद चूंकि युवा अवस्था में ही भारत को छोड़ करके गए, वो बहुत युवा थे जब उन्होंने समाधि ली। जितना समय वो यहाँ रहे, जो वो भारत के युवाओं को दे करके गए, मैं मानता हूँ वो हर युवा को पढ़ना जानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद तो कहते थे, गिव मी 10 एनर्जेटिक यूथ एंड आई विल ट्रांसफॉर्म दिस कंट्री। आप मुझे 10 ऐसे युवा दे दो, मैं पूरा देश बदल दूंगा। तो जो वो भाव था, जो राष्ट्र प्रथम भाव था, जो भारत की संस्कृति का भाव था, जो भारत की काबिलियत का भाव था, ऐसा कैसे हुआ कि एक युवा ने भगवा कपड़े पहन करके और अमेरिका में जाकर के मात्र एक लाइन बोली और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और 7.5 मिनट तक तालियां बजती रही। वो भारत के युवा की ताकत है, वो भारत की युवा की प्रेरणा है। तो मैं स्वामी विवेकानंद को अपना आइडल मानता हूं, उनसे अपनी प्रेरणा लेता हूं। और निश्चित रूप से हमें आसपास अपने बहुत से आइडल्स होने चाहिए जिनसे हम प्रेरणा लगातार लेते रहें। देश में लोकतंत्र का त्योहार चल रहा है और वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे युवा जो हैं इसमें वोटिंग में कम दिलचस्पी दिखाते हुए नजर आए और वोटिंग परसेंटेज में भी बहुत ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिली है। आपको क्या लगता है कि युवा जो है वो राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते हैं या फिर उनको सरकार चेंज होने से या सरकार आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, नहीं रखते हैं, मैं इस बात को मानना ही नहीं चाहूँगा। शायद मैं गफलत में रहना चाहूँगा, पर मैं कहता हूँ रखना चाहिए। यह अधिकार है हमारा। युवा वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर तो 100% वोट होना चाहिए, 100%, 100% वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे भविष्य की बात है। अगर आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत होगा, तो किसके लिए होगा? वो आपके और हमारे लिए होगा गुलिशा जी। हम लोगों को उस विकसित भारत में रहना है, हमें उस भारत की सदी को बनाना है। हमें पूरी दुनिया अगर भारत का लोहा मानेगी तो कब मानेगी? हमारे लिए तो मानेगी। तो हम जब अपने ही भविष्य, अपने ही वर्तमान को चुनने की बात कर रहे हो, उसको गढ़ने की बात कर रहे हो, तो मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के त्योहार में मतदान करना तो सबसे बड़ा मात्र अधिकार नहीं है, जिम्मेदारी भी है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन हमको करना चाहिए और हर एक व्यक्ति को बाहर निकल करके वोट करना चाहिए। एक फेस की वोटिंग बची है। आपका शो जब एयर होगा, अगर अवसर रहे, नहीं तो आगे जो भी चुनाव के अवसर आए, मैं कहूंगा कि युवा वोटर्स को, फर्स्ट टाइम वोटर्स को 100% वोटिंग करके इस महापर्व में अपना योगदान देना चाहिए। जब चुनाव की बात चली रही है तो एक चुनाव से जुड़ा एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगी। जहाँ पे बीजेपी 400 पार का नारा कर रही है, वहीं इंडिया अलायंस भी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। उनका कहना है कि 30 लाख युवाओं को वो नौकरी देंगे और इस बार वो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आखिर जो वोटिंग हो चुकी है अभी तक, तो क्या कुछ लग रहा है, क्या होने वाला है? देखिए, 2 अलग सवाल आपने पूछे। जो दूसरा सवाल था वो आसान है, होने तो वही वाला है जो भारत के दिल में है, और भारत के दिल में मोदी है। भारत के एक एक जन के दिल में मोदी है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनाने जा रही है। प्रचंड बहुमत के साथ एक अभूतपूर्व परिणाम हमारे सामने 4 जून को होगा। और हम सब देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने आकर के इस भारत को उसके स्वप्न बुनने का, उसको हकीकत में एक बदलाव दिखाने का एक अवसर दिया है, तो अगर कोई अच्छा काम करने जाएगा तो भारत उसको कैसे नवाजता है, ये हम देख पाएंगे और भारत की जनता करेगी। रही बात विपक्ष की, 30 लाख नौकरियां वो कह रहे हैं, वो कभी 8,500 रुपये महीना भी कहते हैं। मैं तो पूछता हूं कि जब हिमाचल में कहा था तो हिमाचल के लोग आज तक राह में बैठे हैं, इंतजार में बैठे हैं। अगर ये नई बात होती तो बात अलग होती, पर आपने यही बात हिमाचल के चुनाव में कही। 1 रुपया दे देते, 8,500 छोड़ो, 5 रुपये तो देते, पर यह इनकी मंशा नहीं है। यही बात आपने तेलंगाना में कही, पर आपने नहीं दी। देश का युवा, देश की जनता जानती है ये मात्र खोखले वादे हैं, ये बरगलाने का एक प्रयास है, जिनसे 60 सालों में ये काम नहीं हुआ। वो आज ऐसा क्या अनोखा करेंगे, उनके पास कौन सा अनोखा फॉर्मूला है कि वो इस बात की मंशा भी रखेंगे। मैं तो मंशा पे डाउट कर रहा हूं। वो कर पाएंगे, उसका पैसा कहां से लाएंगे, क्या होगा, वो तो सब दूसरी बात। मैं तो कहता हूं इनकी मंशा ही नहीं है करने की। पर ये जल्दी से हम सत्ता में आए और सत्ता की लालसा के लिए हम जो कुछ हो सके वो बोल जाएं, ये मात्र उसका परिणाम है कि वो ऐसे वादे कर रहे हैं। हाल ही में भाजपा ने एक डाटा रिलीज किया है जिसमें 206 रैली का जिक्र है और 80 इंटरव्यू दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आखिर इतनी ज़्यादा रैलियां और इतने इंटरव्यू देने की क्या ज़रूरत पड़ गई, ये जानना चाहूँगी मैं आपसे। देखिए, कांग्रेस को तो हर चीज़ में दिक्कत है। प्रधानमंत्री जी अपनी मौन साधना के लिए जा रहे हैं और वो तमिलनाडु में जहाँ विवेकानंद जी ने साधना की थी वो वहाँ जाएंगे, उनको उसमें भी दिक्कत है। वो बोलते हैं तो दिक्कत है,
नहीं बोलते तो दिक्कत, रैली करते हैं तो दिक्कत, कहीं कैंसिल हो गई नहीं करी तो दिक्कत, कहीं रोड शो किया तो दिक्कत, जहां नहीं गए कह रहे हाँ रोड शो के लिए नहीं आए वहां दिक्कत, जिस प्रांत में इस बार कम करी वो कह रहे देखो डर के चले गए कम करी, जहां ज्यादा करी कह रहे देखो इतनी ज्यादा करनी पड़ रही है। उनकी बात का क्या जवाब दिया जाए? एक बात को आप मान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी एक सीरियस पॉलिटिकल पार्टी है जो पाक साफ तरीके से अनअपोलोजेटिक होकर के जो उसके दिल में है और जो उसका विजन है भारत के लिए वो देश की जनता के सामने रखती है। बार बार देश की जनता का सामना करना, 80 इंटरव्यू देना, 200 से ऊपर रैलियां करना, ये देश की जनता तक अपनी बात पहुंचाने का हो। और जिसके पास कुछ छुपाने को नहीं होता वो बेबाकी से देश की जनता के सामने अपनी बात को पहुंचाता है। पर जो थोड़ा थोड़ा इधर उधर से छुप छुप के घूमता है उसके पास कुछ ना कुछ तो छुपाने को होता है। हमारे पास नहीं है, इसलिए हम जनता के बीच में हैं, जनता की बात कर रहे हैं। हाल ही में एक केस सामने आया था, मैं बात कर रही हूँ आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का। जो केस सामने आया था, जो मारपीट का आरोप था, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी थी और बीजेपी की स्ट्रेटेजी के तहत वो मोहरा बन के स्वाति मालीवाल के आवास पर पहुंची। तो आपको क्या लगता है, ये जो केस हुआ, ये जो भी चीज़ हुई, फिर केस हुआ, फिर मेडिकल वगैरह करवाए गए, फिर एफआईआर हुई, तो क्या लगता है ये सब क्या था? देखिए, स्वाति मालीवाल जी 20 साल पुरानी कार्यकर्ता है। अरविंद केजरीवाल के साथ वो 20 साल से जुड़ी हुई है। जब आम आदमी पार्टी नहीं थी तब भी, कबीर फाउंडेशन के दिनों से। क्या हमने प्लांट किया था तब 20 साल पहले? उनको किसने बनाया? आपने उनको 2 बार 3 बार दिल्ली विमेन कमीशन का चेयरपर्सन बनाया, हमने बनाया, हमारे कहने पे बनाया। आपने उनको 2 महीना पहले राज्यसभा का सांसद बनाया, हमारे कहने पे बनाया। पर वो आपके घर पहुंच गई और आपके पीए ने उनके साथ आप ही के ड्राइंग रूम में बैठ करके मारपीट कर दी, उनके साथ अभद्रता कर दी, गाली गलौज कर दिया जब आप घर में मौजूद थे एक सरकारी सीएम आवास में, और वो अपनी कंप्लेंट कराने चली गई, तब वो बीजेपी के एजेंट हो गई। बस उसी दौरान, आज से पहले जब तक वो बीजेपी को बहुत भला बुरा कहती थी, बहुत भला बुरा बोला है उन्होंने हमें, बहुत भला बुरा, तब तक वो बिल्कुल ठीक थी। जब वो हमारे को नीतिगत विषय पे उसके अलावा हमको कोसती थी तब वो बिल्कुल ठीक थी। आज उन्होंने आरोप लगा दिया तो बिल्कुल ठीक हो गया। और मैं तो दुर्भाग्य मानता हूं गुलिशा जी इस चीज में, भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि किसी व्यक्ति पर ऐसे आरोप लगे हों और उसके खिलाफ कुछ बोलने की बजाय उसके पक्ष में एक प्रदेश का मुख्यमंत्री सड़कों पे उतर जाए। ये कभी नहीं हुआ। आपको उसके खिलाफ नहीं बोलना था, विभव कुमार के लिए कुछ मजबूरियां थी, राजदार है आपका, कई राज होंगे, समझ आता था, तब तक किसी ने कुछ नहीं बोला था। आपके सांसद संजय सिंह ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्सेप्ट किया कि ऐसी बात हुई है, हमने तो नहीं कहा था, उसने एक्सेप्ट करके बोला, संजय सिंह जी ने कहा कि ऐसा हुआ। और उसके बाद आपने विभव कुमार के पक्ष में सड़कों पर उतर के धरना दे दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये एक राजनीतिक क्षेत्र में एक महिला सांसद के साथ मुख्यमंत्री आवास में हुआ है। मैं मानता हूं इस पार्टी में और कितनों के साथ हुआ होगा और क्या इनकी मंशा है देश के सामने है। जैसे अलग अलग पार्टियां अपनी सरकार बनने का दावा कर रही है, ऐसे बीजेपी भी अपनी सरकार बनने का दावा कर रही है कि तीसरी बार एक बार फिर से मोदी सरकार। तो अगर सरकार बन जाती है तो सिद्धार्थ जी क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेगा? देखिए, हम मात्र दावा नहीं कर रहे हैं, हम वादा कर रहे हैं। मैं आपको वादा करता हूं, आज तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने जा रही है। दावा नहीं है, वादा है। और तीसरी बार जब भारत पुनः एक पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार को चुनेगा तो जो भारत का डंका विश्व भर में बज रहा है उसको कोई नहीं रोक पाएगा। इतना बड़ा एक हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट जो भारत सरकार लेकर आई, आयुष्मान भारत एक छोटी बात नहीं है। 5 लाख तक का फ्री सबको इलाज, और अब उसके एम्बिट को बढ़ा करके हर उम्र के व्यक्ति तक भी ले गए हैं। तो ओल्ड एज का व्यक्ति जिसको हॉस्पिटल की और मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता रहती ही रहती है, देश के ऐसे सभी नागरिकों को भी 5 लाख का कवर देना, यह मैं मानता हूं कि अपने आप में एक अभूतपूर्व है। जो घर बन रहे हैं, देश के जनता के लिए आवास मिल रहे हैं, वो अब मध्य वर्ग तक पहुंच करके आवास मिलना, यह अभूतपूर्व है। इस देश की जो अर्थतंत्र 5वें तक आ गया, तीसरे पे जाने वाला है, विकसित भारत बनने की बात जो हो रही है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये जो बात है इसको कोई नहीं रोक पाएगा। जिस प्रकार के स्टार्टअप्स आए हैं, जिस प्रकार का बिजनेस आया, इन्वेस्टमेंट आया, ट्रेड आया, एक्सपोर्ट्स बढ़ा, इस बात को कोई नहीं रोक पाएगा। ये चुनाव देश की गति को और बढ़ाने के लिए और मजबूत करने का था। देश की जनता ने उस गति में एक गियर और जोड़ दिया है और अब गाड़ी देश की बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। सिद्धार्थ जी, आपसे आगे भी इस तरह की गुफ्तगू होती रहेगी, पर जाते जाते आप क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपके सभी दर्शकों को एक ही आग्रह करना चाहता हूं
कि हम लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में हैं अभी, और हम में से बहुत लोगों ने अपने मत का प्रयोग भी कर दिया होगा। एक नई सरकार इस देश के लिए, इस देश की भलाई के लिए बहुत जल्द चुनी जाने वाली है। हमने जिसको भी अपना मत दिया हो, वो दौर को अब पीछे छोड़कर इस 4 जून के बाद हम नागरिक के तौर पे अपनी सरकार के साथ जुड़ करके, मिल करके क्या भूमिका निभा सकते हैं, किस भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं कि हम इस देश को एक महाशक्ति बनने के लिए, विश्व बंधु बनने के लिए उसको आगे ले जाएं। अपनी छोटी छोटा प्रयास, छोटी छोटी आहुति हम सभी नागरिकों को देना है। अगर हमने मन में ठान लिया और ऐसा प्रयास करना शुरू कर दिया, इस विश्व में भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे सिद्धार्थ यादव को, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और साथ ही बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई एपिसोड के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी।